आपके अपने YouTube चैनल उड़ान द फ्लाई पर आपका स्वागत है। और राजस्थान 9 प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम पीजीटी इतिहास के सिलेबस के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। पीजीटी और टीजीटी का जो सिलेबस है, विशेष तौर पर हम पीजीटी पाठ्यक्रम पर आज बात करेंगे। और इस पाठ्यक्रम के तहत हम आगे एक एक अध्याय पर भी आपसे बात करेंगे और उसमें जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उन पर चर्चा होगी। और साथ में लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन बने हुए हैं उन पर भी आपसे बात होगी और संभावित प्रश्नों पर भी बात होगी। इस तरीके से हम कम से कम 5000 प्रश्न इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम सॉल्व करेंगे और उन्हें बेहतर ढंग से समझेंगे, ताकि जो परीक्षा है हमारे लिए वो सरल हो सके और हमारा चयन सुनिश्चित हो सके। तो चलते हैं, हम पहले पाठ्यक्रम के बारे में बात करते हैं और फिर जैसा कि हम आपसे बात किए हैं उसके एक एक पहलुओं पर हम आपसे बात करेंगे। जैसे आप देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पाठ्यक्रम प्रवक्ता इतिहास के बारे में बात हो रही है। और इसमें जो पहला महत्वपूर्ण टॉपिक है उसे पूरा ऐतिहासिक संस्कृतियां कहा गया है। पूरा ऐतिहासिक संस्कृतियां कहा गया है, जिस पर आप देख रहे हैं, जिसके अंतर्गत पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल या नवपाषाण युग के बारे में चर्चा की जाएगी। तो यहाँ हम देख रहे हैं, चाहे इसे प्रागैतिहासिक काल कहिए या पाषाण काल कहिए, और अध्ययन की सुविधा के लिए इसे 3 भागों में बांटा गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। लेकिन इसे बांटने का क्या आधार था और कैसे इसे बांट करके इसके बारे में बेहतर ढंग से अध्ययन करें, उन सारे पहलुओं पर हम इस पे बात करेंगे। और इसके अंतर्गत हम अपने पूर्वजों की यात्रा का भी अध्ययन करेंगे, जो प्रारंभिक दौर में अगर बात करें तो कैसे शिकार का जीवन, यानी शिकार करके अपने क्षुधा को शांत कर रहे हैं और अपनी जीवन को बनाए रखने के लिए कैसे संघर्ष कर रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपसे पशुपालन के लिए, और आगे नवपाषाण काल में हम बात करेंगे कृषि पर। इन सारी बातों पर चर्चा होगी। हम ये भी बात करेंगे कि प्रारंभिक मानव का जीवाश्म कहाँ से प्राप्त हुआ, पशुपालन का प्रमाण कहाँ से हमें प्राप्त होता है, और कृषि का प्रमाण हमें सबसे प्राचीनतम कहाँ से प्राप्त होता है। और साथ में इनके उपकरण के बारे में भी बात होगी, कैसे जो उपकरण हैं या औजार हैं उन पर भी बात होगी। और उन औजारों के विकास को भी हम बेहतर ढंग से देखेंगे, चाहे वो चापर चापिंग हो, पेबुल हो, हैंड एक्स हो, या हम देखेंगे माइक्रोलिथिक या ब्लेड ब्यूरिन के बारे में हम बात करें तो कहीं कहीं चमकीले उपकरणों के बारे में भी बात होगी, जो पालिश युक्त हैं, पालिश युक्त उपकरणों की बात होगी। और उपकरणों का एक विकास देखने को मिलेगा, उस विकास को हम बेहतर ढंग से समझेंगे। हमने कहा कि चाहे चापर चापिंग पेबुल फलक हो या ब्लेड संस्कृत की बात हो या माइक्रोलिथिक लघु उपकरणों की बात हो या पालिश युक्त उपकरणों की बात हो, इनको एक विकास के क्रम में हम इसे समझेंगे और यह भी जानेंगे कि इस प्रकार के उपकरणों का विकास क्यों हुआ, आखिरकार मनुष्यों के सामने कैसे और कौन सी समस्याएं आई जिसके कारण वो और ज़्यादा उपकरणों में सुधार किए, और सुधार करने का परिणाम जो प्राप्त हुआ उससे और चीज़ों पर क्या उनका प्रभाव पड़ा। उन सारे एक एक बिंदुओं पर हम आपसे बात करेंगे। इसी प्रकार हम देख रहे हैं, इन्हीं के बीच में एक महत्वपूर्ण काल आएगा, ताम्र पाषाण काल। एक ऐसा काल जिसके बारे में तांबे और पत्थर के माध्यम से हमें जानकारी प्राप्त होती है। और हम देखेंगे ये ऐसा काल है जो हड़प्पा सभ्यता के पहले भी है, उसके समकालीन में ही और उसके बाद भी है। तो ताम्रपाषाण काल जो महत्वपूर्ण चैप्टर है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसमें हम देखेंगे कि थोड़ा और विकास होगा, व्यवस्थित आपको बस्तियां मिलेंगी, सड़कें मिलेंगी, अन्नागार मिलने लगेंगे, सुरक्षा के निमित्त आपको चहारदीवारी देखने को मिलेगी। और कुछ ऐसे विशेष संस्कृतियों के केंद्र हैं जो अपनी विशिष्ट संस्कृतियों के लिए भी जाने जाते हैं, उनकी अपनी विशिष्टता है जो अन्यत्र देखने को नहीं मिलती है। जैसे हम देखा जाए कि इनाम गांव की बात करेंगे, नौदा टोली की बात करेंगे, तो कृषि वगैरह के क्षेत्र में आप देखेंगे, आप देखने को मिलेगा। मालवा अपने मृद भांडों के लिए कैसे जाना जाएगा, नगरीय व्यवस्था के लिए कैसे, नगरीय क्या है कि एक विकसित ग्रामीण व्यवस्था
के लिए कैसे हम घरों के और व्यवस्थित और विकसित जो प्रभाव हमें देखने को मिलता है, कैसे हम इनाम गांव में हमें वो चीज़ें देखने को मिलेगी। तो कुछ ऐसे ही, और फिर इनके उपकरण क्या थे, इनके खान पान, रहन सहन, वेशभूषा, आचार विचार, व्यवहार, उन सारे पहलुओं पर इसके अंतर्गत आपसे बात होगी। फिर आगे देख रहे हैं कि हम भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता के बारे में भी बात करेंगे, जो एक प्रकार की क्या है, नगरीय सभ्यता है, उस पर भी चर्चा होगी, नगरीय सभ्यता पर। और जिसके अंतर्गत जिसे हम सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं, जिसे हम सैंधो सभ्यता कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं, आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। और फिर इन पर हम बात करेंगे कि इन्हें अन्य अन्य नामों से या भिन्न भिन्न नामों से क्यों जाना जा रहा है, इसके पीछे क्या कारण है, और पुरातत्व की दृष्टि से इसका सबसे उचित नाम क्या हो सकता है, उस पर भी हम आपसे बात करेंगे। और यही नहीं, हड़प्पाइयों का या हड़प्पा का उद्भव, उसका विकास, फिर हड़प्पाइयों के राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, कला, और साथ में हम देखेंगे कि इनका पतन कैसे हुआ और पतन के संबंध में विद्वानों का क्या मत है। उन सारे पहलुओं पर आपसे बात होगी। जैसा कि आप देख रहे हैं, धार्मिक जीवन के बारे में, यहां पर धार्मिक जीवन और सामाजिक जीवन, हम हड़प्पाइयों के बारे में ही बात कर रहे हैं या ऐतिहासिक काल के पहले की बात कर रहे हैं। ऐतिहासिक काल के पहले हमें पाषाण काल या प्रागैतिहासिक काल भी देखने को मिलता है और आदि ऐतिहासिक काल भी देखने को मिलता है, जहां हम पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण और नवपाषाण काल को हम पाषाण काल के अंतर्गत या प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत रख रहे हैं। तो ठीक उसी प्रकार देख रहे हैं कि हम हड़प्पा को और वैदिक काल को आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रह रहे हैं, और उसके बाद के जो समय है वो उसे हम ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रख रहे हैं। अपनी क्लास पर हम इस पर बात भी करेंगे कि इस प्रकार का नामकरण क्यों किया गया और इसके पीछे क्या तर्क है, उन सारी पहलुओं पर आपसे बात होगी। तो हड़प्पाइयों के जैसा चर्चा हुआ, धार्मिक जीवन, सामाजिक जीवन के बारे में बात होगी, और इसी प्रकार हम वैदिक काल में पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के बारे में आपसे बात करेंगे। और उत्तर वैदिक काल का जो भी सामाजिक दशा है, धार्मिक दशा है और आर्थिक दशा है और राजनीतिक दशा पर भी बृहद चर्चा होगी। यहाँ जो चर्चा का संबंध रहेगा वो हम यहाँ देखेंगे कि कैसे वैदिक कालीन एक प्रकार की ग्रामीण संस्कृति है, लेकिन ऐसा क्या कारण आ जाता है कि इसे हमें दो भागों में बांटकर अध्ययन करना पड़ता है, और यह परिवर्तन क्यों आता है। जैसे 1000 ईसा पूर्व में लोहे की खोज होगी और उससे काफी कुछ परिवर्तन उससे पहले और उसके बाद में देखने को मिलेगा। तो शायद इस परिवर्तन को बेहतर ढंग से समझने के लिए हम वैदिक काल को दो भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। और फिर हम देखेंगे पूर्व वैदिक कालीन सामाजिक दशा क्या थी और उत्तर वैदिक काल में इसमें किस प्रकार से अंतर आया। इसी प्रकार से हम देखेंगे पूर्व वैदिक काल में राजनीतिक, धार्मिक या आर्थिक दशा क्या थी और उत्तर वैदिक काल में क्या अंतर आया। तो कहा जाए ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक काल को हम एक क्रमबद्ध तरीके से पढ़ेंगे ताकि चीजें आपको याद हो सके। तो वैदिक काल के बारे में भी आपसे बात हो गई, और हमने कहा था आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हड़प्पा को और वैदिक काल को रखा जाता है। आगे देख रहे हैं हम ऐतिहासिक काल पर चर्चा हो रही है अब आपसे, क्योंकि 600 ईसा पूर्व के बाद का जो समय है वो ऐतिहासिक काल का है, और पहला ऐतिहासिक वंश हर्यक वंश, इसके बारे में आपसे बात भी होती है। तो हम उस दौरान हम सबसे पहले धार्मिक आंदोलन के बारे में बात करेंगे, और धार्मिक आंदोलन के अंतर्गत हम जैन धर्म के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम तीर्थंकरों को देखेंगे और तीर्थंकर की संख्या कितनी थी, तीर्थंकर किसे कहते थे और इनका क्या दर्शन था। और सबसे महत्वपूर्ण जो तीर्थंकर हुए जिन्होंने जैन धर्म की महत्ता को सबसे ज़्यादा बढ़ाने का काम किया, महावीर स्वामी के बारे में आपसे बात होगी। तो हम महावीर स्वामी के धर्म दर्शन के बारे में भी या दर्शन के बारे में भी, उनके सिद्धांतों के बारे में भी आपसे बात करेंगे। इसी प्रकार बौद्ध धर्म पर चर्चा होगी और बुद्ध का जो प्रारंभिक जीवन था और कैसे उनके जीवन में क्या घटनाएं घटी उनके बारे में चर्चा होते हुए कैसे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, और फिर ज्ञान के बाद उन्होंने जो ज्ञान दिया वो कौन क्या सिद्धांत था उस, और यही नहीं अंतिम में उनको जो महापरिनिर्वाण और बाद में देखा जाए जो संगीतियाँ हैं आयोजन किया गया बौद्ध धर्म को सुचारू रूप से चलाने के लिए, हम उन सारे पहलुओं पर आपसे बात करेंगे। इसी प्रकार से भागवत धर्म पर बात होगी, शैव धर्म पर बात होगी और शाक्त धर्म पर भी बात होगी आपसे। तो
इसके अलावा धर्म के पुनर्गठन में शंकराचार्य का योगदान, इन पहलुओं पर भी आपसे बात की जाएगी। तो आप देखेंगे यहाँ पर हम धर्म को के परिप्रेक्ष्य में जो आपसे बात करेंगे वो हम उनके इतिहास के बारे में तो बात करेंगे, लेकिन हर राजवंश में किन राजाओं ने किस धर्म को क्या संरक्षण दिया और उस संरक्षण के निमित्त उन्होंने किस प्रकार से क्या कार्य किए, हम उन कार्यों पर भी चर्चा करेंगे। उनके द्वारा जो कार्य है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और उन जो भी महत्वपूर्ण कार्य हैं उनके सारे पहलुओं पर आपसे बात होगी, या कहिए कि उस धर्म के विकास में उनकी क्या भूमिका थी, उस भूमिका के सारे पहलुओं में आपसे बात की जाएगी। नेक्स्ट अगर देखें मौर्य काल है, जैसे हम आपसे बात कर रहे थे कि यहाँ पर हम बात भी करेंगे आपसे जब बाई की 6वीं शताब्दी में, तो आपसे हर्यक वंश के बारे में, शिशुनाग वंश के बारे में, नंद वंश के बारे में भी आपसे चर्चा होगी। और आप देखेंगे अंतिम शासक घनानंद की हत्या कर चंद्रगुप्त मौर्य ने जिस नवीन साम्राज्य की स्थापना की उसे हम मौर्य वंश के नाम से जानते हैं। और हम सीधे सीधे उस मौर्य साम्राज्य के बारे में आपसे बात करेंगे और वहाँ के राजनीतिक जीवन के बारे में बात करेंगे। उस राजनीतिक जीवन के अंतर्गत चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आपसे बात होगी, बिंदुसार पर चर्चा होगी और अशोक पर बात की जाएगी। और आप देख रहे हैं अशोक के कार्यों को हम देखेंगे, उनका मूल्यांकन करेंगे और मूल्यांकन का मतलब है कि अशोक के सारे पहलुओं के बारे में आपसे बात होगी। मौर्यकालीन समाज और संस्कृत पर अभी चर्चा की जाएगी। तो इस तरीके से ये टॉपिक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है और यहाँ से प्रश्न भी अक्सर ज़्यादा पूछे जाते हैं। आगे अगर हम बात करें मौर्य काल के बाद हम मौर्योत्तर काल के बारे में, तो बहुत सारी विदेशी जातियां हैं, वो भी कहीं न कहीं देखा जाए कि भारत में आ रही हैं, तो उन विदेशी जातियों के क्रम के बारे में अध्ययन करेंगे। और साथ में कुछ क्षेत्रीय राजवंशों का उदय हो रहा है मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद, उन पर भी हम आपसे बात करेंगे। जैसे हम बात करेंगे आप हिंदेवन, शक, पहलव और कुषाण के बारे में आपसे बात होगी। और इसी प्रकार से हम देख रहे हैं शुंग वंश, कंड वंश और सातवाहन वंश के बारे में भी आपसे बात होगी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं सातवाहन वंश पर बृहद चर्चा होगी क्योंकि ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और आप इसी के बाद हम देख रहे हैं कुषाणों की जो पृष्ठभूमि पर नवीन राजवंश का उदय होगा उसे हम गुप्त साम्राज्य के नाम से जानते हैं। भले से सिलेबस में कुछ चीज़ें छूट गई हों, लेकिन इतिहास में क्रमबद्धता स्थापित करने के लिए और बहुत सारे वो एग्जाम हैं जिसमें ये सब सारी चीज़ें पूछी जाती हैं और गाहे बगाहे जोड़ करके अक्सर पूछा जाता है। उनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से देखा जाए इन राजवंशों से उनका संबंध है, तो हम एक भी प्रश्न ना छूटे, इसलिए इतिहास के जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं या चैप्टर हैं या अध्याय हैं उन पर सब पर आपसे चर्चा की जाएगी। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं गुप्त वंश पर हम बात करेंगे और गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत गुप्त राजवंश के राजनीतिक जीवन पर आपसे बात होगी। राजनीतिक जीवन के अंतर्गत हम देखें तो हम श्रीगुप्त के बारे में, घटोत्कच के बारे में, चंद्रगुप्त के बारे में, समुद्रगुप्त के बारे में, चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के बारे में, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त के बारे में चर्चा करेंगे। और फिर गुप्त साम्राज्य के जो पतन की चर्चा होगी तो कुछ कमजोर उत्तराधिकारियों पर भी आपसे बात की जाएगी। यही नहीं, गुप्त काल का जो राजनीतिक के अलावा सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक जीवन है उन पर तो बात होगी, लेकिन गुप्त काल में कला और धर्म का महत्वपूर्ण स्थान था। इन कला और धर्म पर भी चर्चा होगी क्योंकि इस समय आप देख रहे हैं मंदिर का उद्भव हो रहा है, मंदिर का विकास हो रहा है, तो हम मंदिर के बारे में भी देखेंगे और धर्म का भी विकास हो रहा है, अवतारवादी धारणाएं आ रही हैं, तो उन अवतारवादी धारणाओं पर भी आपसे बात की जाएगी। तो ये हमारे लिए गुप्त साम्राज्य बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है। और आगे हम बात करेंगे गुप्त काल के ही, जैसे देख रहे हैं इसमें चर्चा भी की गई है धर्म दर्शन के या दर्शन और समाज के बारे में,
तो जब हम समाज के पहलुओं के बारे में बात करेंगे तो उसके एक एक पक्षों पर बात होगी, और जब भी समाज में होगी तो हम सीधे सीधे वर्ण व्यवस्था पर बात करेंगे, जाति पर बात करेंगे, स्त्रियों की दशा पर बात होगी, खान पान, रहन सहन, वेशभूषा, कहीं कहा जाए कि मनोरंजन, समाधान, इन सारे पहलुओं पर आपसे इस चैप्टर के अंतर्गत बात की जाएगी। और आगे हम देखें गुप्तोत्तर काल के बारे में जो आपसे बात कर रहे हैं, तो गुप्तोत्तर काल के आर्थिक और सामाजिक जीवन पर भी बात होगी। और विशेष तौर पर कहा जाए कि गुप्तोत्तर काल के बाद अगर हम हर्ष के बारे में बात करें तो पुष्यभूति वंश के बारे में, परवर्ती गुप्तों के बारे में, मौखरी वंश के बारे में, तो एक क्रमबद्धता स्थापित करने के लिए इन पर तो चर्चा होगी, लेकिन इसके साथ हम हर्ष पर बृहद तरीके से बात करेंगे जहां से सर्वाधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हर्ष पर भी बात होगी आपसे। और हर्ष के समय में एक खास बात यह होगी कि जिस मगध का उद्भव या विकास कहा जाए कि हर्यक वंश के समय में शुरू हुआ था और थोड़े बहुत उठापटक के साथ गुप्त काल तक चलता रहा, लेकिन गुप्तोत्तर काल जब आता है और उसमें पुष्यभूति वंश के जो महत्वपूर्ण शासक कहा जाए हर्ष होते थे, उन्होंने क्या किया कि उसके स्थान पर कन्नौज को महत्व प्रदान की। और कहा जाता है कि जो महत्व 1200 वर्षों तक मगध का रहा, वो वही महत्व अगले 600 वर्षों तक कन्नौज का हो गया। तो हम देखेंगे कन्नौज इतना महत्वपूर्ण है कि उसको लेकर के जब हर्ष की मृत्यु हो जाती है तो संघर्ष होता है, और उस संघर्ष को इतिहास में त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से जाना जाता है, जिसमें पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूटों पर आपसे बात की जाएगी। तो यहाँ पर गुप्तोत्तर काल में न केवल हम राजनीतिक पहलुओं पर बल्कि सामाजिक और आर्थिक, धार्मिक, इन सारे पहलुओं पर आपसे बात करेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो चोल राजवंश के बारे में भी बात होगी, और चोल राजवंश की चर्चा करने से पहले हम संगम काल के बारे में भी आपसे चर्चा करेंगे। संगम युग के बारे में बात करेंगे। हम चोल, चेर, पांड्य की बात करेंगे। यहाँ पर चोल, चेर आप देखेंगे तो चोल, चेर और पांड्य की चर्चा यहाँ पर की जाएगी। तो चोल राजवंश के अंतर्गत राजनीतिक इतिहास पर हम जब शुरुआत करेंगे तो संगम युग के बारे में, लेकिन इसके बाद हम क्रम से फिर बात करेंगे आपसे, जैसे पल्लवों के बारे में, राष्ट्रकूट के बारे में, और फिर चोल वंश के बारे में। और चोल वंश ही के बारे में केवल राजनीतिक इतिहास पर नहीं, बल्कि राजनीतिक इतिहास के अलावा सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक पहलुओं पर भी आपसे बात की जाएगी। तो इस चैप्टर के अंतर्गत हम गुप्तोत्तर काल पर बात कर रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि कैसे वो महत्वपूर्ण चैप्टर हैं जहां से प्रश्न सर्वाधिक उठते हैं, और वो चैप्टर सीधे सीधे आपके पाठ्यक्रम में दिया गया है। और यह भी कहा जाए कि जब हम इस पाठ्यक्रम को देखें तो बहुत व्यवस्थित होकर के देखें, क्योंकि कुछ ऐसे चैप्टर हैं जिनका नाम नहीं है, लेकिन क्रमबद्धता के लिए हम उन पर जरूर फोकस करेंगे, उसको हम पढ़ाएंगे। लेकिन जहां से सर्वाधिक प्रश्न अगर उठते हैं तो वो हमारे पाठ्यक्रम में है, और पाठ्यक्रम के अनुरूप अगर हम पढ़ाई करेंगे तो इतिहास विषय हमें बहुत लेंदी भी नहीं लगेगा, सरल रहेगा, सहज रहेगा, और क्रमबद्धता के लिए छोटे छोटे राजवंशों को भी हम अध्ययन करते रहेंगे ताकि आपकी क्रमबद्धता ना टूटे। जैसे हम चोल के बारे में बात कर रहे थे, चोल प्रशासन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, और प्रशासन पर हम चर्चा भी करेंगे। यहाँ से प्रश्न भी आपसे पूछे जाते हैं। खास बात यह बता दें कि इतिहास में जब भले से प्राचीन, मध्य और आधुनिक इतिहास मोटे तौर पर इन्हें बांटा गया है, लेकिन सर्वाधिक प्रश्न आप उठाकर देख लीजिए कि सर्वाधिक प्रश्न प्राचीन इतिहास से पूछे जा रहे हैं, और अब धीरे धीरे आधुनिक भारत में भी जो उनकी संख्या थी उनको बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। लेकिन मध्यकालीन जो पोर्शन है उसमें 2-3 प्रश्नों की कटौती हो रही है। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है कि जो प्राचीन इतिहास है उसमें किसी प्रकार की कटौती नहीं है। क्योंकि इतिहास क्या है ना, कि इतिहास इसलिए भी महत्वपूर्ण होता है तो इससे मुझे संस्कृतियों का बोध होता है। संस्कृतियों को बोध का उत्पन्न कराने वाले जो कारक हैं वो अधिकांश कारक आपको इतिहास में देखने को मिलते हैं। चाहे वो आप देखें भाषा हो, चाहे कला हो, चाहे खान पान हो, रहन सहन हो, वेशभूषा हो, वो सारी चीजें हमें आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो आप देख रहे हैं जब भी हम भारत में प्राचीन संस्कृतियों की बात करते हैं, संस्कृतियों का प्रारंभ जब से होता है और जिस पर हम सर्वाधिक जोर देते हैं, तो वो जोर देने वाला जो भाग है वो प्राचीन इतिहास में पड़ता है। और आप देख रहे हैं कि कैसे उस भाग को बेहतर समझने के लिए आयोग भी आपसे बार बार यह कह रहा है
और उसके अनुसार वो प्रश्न भी बना रहा है और ये आपसे जानना भी चाहता है कि आप अपनी संस्कृति के बारे में कितना और क्या जानते हैं और कैसे आने वाली पीढ़ी को इन संस्कृतियों के बारे में आप बताएंगे, बताने की क्या शैली होगी, उन सारे पहलुओं पर देख रहे हैं इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से चर्चा की जाएगी और आप खुद देखेंगे कि कैसे ये संस्कृतियां हमारे लिए महत्वपूर्ण है। भारत की संस्कृति की जो विशेषताएं हैं, कहा जाता है कि जब भी कोई व्यक्ति अपनी संस्कृति के नज़दीक रहता है तो वास्तव में उसके जीवन में समस्याएं कम होती हैं, लेकिन संस्कृतियों से जैसे जैसे आप दूर जाएंगे तो आपके जीवन की समस्याएं बढ़ती जाएंगी। तो हम देखेंगे कि भारतीय संस्कृति की क्या विशेषताएं हैं, वहाँ से भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं और वर्तमान समय की बहुत सारी समस्याओं का समाधान भी भारतीय संस्कृतियों में निहित है। तो कैसे निहित है, इस पर बात होगी। तो इसी क्रम में हम आगे देख रहे हैं उत्तर भारत की राजनीतिक स्थिति के बारे में। बहुत अच्छा टॉपिक है 800 से 12 के अंतर्गत, और हमने कहा था कि 812 के बाद चाहे हम कश्मीर में कश्मीर में जो वंश स्थापित हुए उनमें हम विशेष तौर पर आपसे बात करेंगे, जिसके अंतर्गत कश्मीर में जो छोटे छोटे राजवंश हैं उन पर तो चर्चा होगी। इसी प्रकार हम राजस्थान में चौहान वंश पर बात होगी और कन्नौज में आप देख रहे हैं कैसे जयचंद विजय वगैरह के बारे में, गढ़वाल वंश के बारे में बात होगी। दिल्ली में तोमर वंश के बारे में बात होगी, मालवा के परमार के बारे में बात होगी, त्रिपुरी के कलचुरी वंश के बारे में बात होगी और बुंदेलखंड में जो चंदेल राजवंश है इस पर बात होगी। तो ये महत्वपूर्ण है हमारे अंतर्गत, जो राजस्थान में या कहा जाए कि दिल्ली में, कन्नौज में, बुंदेलखंड में, मालवा में, त्रिपुरी में, तो उत्तर भारत में के संदर्भ में हम कश्मीर से शुरुआत करेंगे और आप देखेंगे कि कश्मीर से हम स्टार्ट करेंगे और उत्तर भारत में या कहा जाए बिंद के आसपास या बंगाल से लेकर के और गुजरात तक का जो क्षेत्र है उनमें जो छोटे छोटे राजवंश हैं उनके सारे पहलुओं पर बात की जाएगी। जैसे हम देख रहे हैं चालुक्य वंश के बारे में भी आपसे बात होगी। कहाँ? गुजरात के आसपास के एरिया, चालुक्यों की कई शाखा है, लेकिन जो गुजरात के चालुक्य हैं हम उन पर भी आपसे बात करेंगे। और इसी तरह हम देखा जाए पूर्व में तो आप देखेंगे चाहे वो गौड़ वंश हो, शशांक आप देख रहे हैं, उनके बारे में भी बात होगी। हम सेन वंश से पहले पाल वंश पर भी बात करेंगे और सेन वंश पर भी आपसे बात की जाएगी और आगे के इतिहास को और हम मध्यकाल में इसे समझेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं चाहे वो पूरब हो, पश्चिम हो या कहा जाए उत्तर हो या दक्षिण हो, हम सारे पहलुओं पर बात करेंगे। आगे इनकी सामाजिक स्थिति 800 से 12 के बीच में, और समाज में हम आपसे बता चुके हैं कि जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था और साथ में स्त्रियों की दशा, इनका खान पान, रहन सहन, वेशभूषा, इन पहलुओं पर आपसे बात की जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग जो बात कर रहे थे वो बात थी प्राचीन भारत के बारे में, और प्राचीन भारत में हम बार बार चर्चा कर रहे हैं कि चाहे वो टीजीटी हो या पीजीटी हो, वहाँ से सर्वाधिक प्रश्न पूछे जाते हैं और इसलिए प्राचीन भारत को हमें बहुत बेहतर ढंग से अध्ययन करना पड़ेगा। आज तक भर में कभी भी जो आने वाले प्रश्नों का रेशियो था उनको घटाया नहीं गया है। एक अनुपात आप निकालेंगे लगभग 3 सालों का, तो आपको अनुपात में आपको देखने को मिलेगा कि प्राचीन भारत से प्रश्न सर्वाधिक पूछे जा रहे हैं। और ख़ास तौर पर हम बात कर रहे हैं संस्कृतियों से जुड़े हुए जो प्रश्न हैं वो बार बार आपके सामने बिल्कुल सरल तरीके से लाया जा रहा है, लेकिन वो सिर्फ प्रैक्टिस पर डिपेंड करेगा। इसलिए अब हम मध्यकालीन और आधुनिक भारत के सिलेबस की चर्चा करने के बाद कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आपसे बात करेंगे जो विगत वर्षों में पूछे गए हैं और उनसे जुड़े हुए और कौन से प्रश्न हैं वो महत्वपूर्ण हो सकते हैं और संभावित प्रश्न क्या हो सकते हैं उन पर भी आपसे बात की जाएगी। तो जल्दी ही मिलते हैं अपने हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।